Good morning, my dear students. How are you all? Hope so you all are good, all are fine. So students, I really hope so आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे. ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है आज से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं, तो स्टूडेंट्स हमारा जो शेड्यूल रहेगा वो सेम पहले की तरह ही रहेगा. आपकी जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है उसमें आपकी स्टार्टिंग की 4 क्लासेस चलेंगी और बाद में आपका एग्ज़ाम होगा आफ्टर 12. ठीक है, एंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मॉर्निंग टाइम में होगा एंड आफ्टर 12 आपकी क्लासेस रन अप होंगी. Okay, so students, as you know, our chapter plant growth and development is going on. The chapter is going on plant growth and development. ठीक है, chapter plant growth and development. Is going on. इसमें हमने फाइटो हार्मोन्स को डिस्कस किया है, नेचर ऑफ फाइटो हार्मोन्स हमने स्टार्ट किया हुआ है, ग्रोथ को हमने डिटेल में पढ़ाया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. ओके, इसमें हमने बताया है कि 5 हार्मोन्स होते हैं. जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोमोटर इन नेचर एंड इनहिबिटर इन नेचर होते हैं, जिसमें हमारे 4 हार्मोन्स वर्क एज अ प्रोमोटर एंड 1 हार्मोन वर्क एज एन इनहिबिटर. ठीक है, हम ऑक्सीजन की बात कर रहे थे. ऑक्सीजन का हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर लिया है, किसने आइसोलेट किया, किसने डिस्कवर किया एंड किसने उसको ऑब्जर्व किया. ये सब मैंने आपको बता दिया था, उसको एक्सपेरिमेंट भी बता दिया था जो कि साइंटिस्ट इवेंट नहीं किया था. ठीक है, अब कल हमने एक लास्ट जो डिस्कस किया था वो फंक्शंस डिस्कस किए थे. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के बेस पे ही फंक्शंस के बेस पे ही हम आगे उसको क्या डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन. ठीक है, अगर हमें उसका किसी भी चीज़ का हमें अगर काम पता होगा कि उसका काम क्या है तभी तो उसको यूज़ करेंगे. तो एप्लीकेशन का मतलब होता क्या है, यूज़. हाउ कैन वी यूज़ देम. ठीक है, अब हम उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं. अगर हमें पता है कोई चीज़ है, ठीक है, कोई चीज़ है वो उस काम में आ रही है तो हम उसे ये तो यूज़ करेंगे, ये थोड़ी कि वो उस काम की भी नहीं है हम उसे यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स डिफाइन द एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीजन. चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, लेकिन उससे पहले इट्स नेसेसरी दैट यू वंस रिकॉल इट्स फंक्शंस. तो बेटा फंक्शंस क्या क्या थे, प्रमोट सेल डिवीजन, इनिशिएट लेटरल बर्ड फॉर्मेशन एंड इनहिबिट लेटरल बर्ड फॉर्मेशन. ठीक है, एपिकल बर्ड्स प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल बर्ड्स, प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, प्रमोट पार्थिनोकार्पी इन टमेटोज. ठीक है, ये सब हमारा था. नेक्स्ट जो था रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, प्रिवेंट प्री मैच्योर लीफ फॉल एंड फ्रूट फॉल. ये पतझड़ से और कच्चे फलों को टूटने से प्रिवेंट करती है. नेक्स्ट, प्रमोट्स एब्सिशन इन ओल्ड लीव एंड इन मैच्योर लीव्स. ओके, इन जाइलम डिफरेंशिएशन भी ये क्या होती है, हेल्पफुल होती है. ओके, अब बात आती है इसकी एप्लीकेशन की, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस रहेंगी. तो चलिए हम इसकी एप्लीकेशंस डिस्कस कर लेते हैं. जस्ट वेट. तो चलिए माय स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टर्न टू डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड इन टिश्यू कल्चर. जिसका फर्स्ट एप्लीकेशन रहेगा यूज्ड इन टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर में भी हम इसका यूज करते हैं. ठीक है, टिश्यू कल्चर में इसका यूज करते हैं ऑक्सीजन का. अब टिश्यू कल्चर होता क्या है, जब हम एक छोटे से प्लांट पार्ट से, आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में टिश्यू कल्चर के बारे में, कि जब हम किसी भी प्लांट का छोटा सा पार्ट कट करते हैं और उससे पूरा प्लांट ग्रो करा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, टिश्यू कल्चर कहते हैं. तो ऑक्सीजन क्या है, ग्रोथ हार्मोन है. ठीक है, तो अगर हमें टिश्यू कल्चर कराना है किसी भी प्लांट का को कट करके, छोटा सा पार्ट को कट करके, बिल्कुल एक सेलुलर लेवल पे उसको कट करके एक सेल से अगर हम पूरा प्लांट ग्रो कराएंगे तो हम उसको ग्रो करा सकते हैं. बस हमें उसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन डालना होगा. ठीक है, तो ऑक्सीजन को हम किसमें यूज करते हैं, ऑक्सीजन यूज्ड इन टिश्यू कल्चर. ओके, नेक्स्ट, यूज्ड टू ऑब्टेन प्लांट्स, यूज्ड to obtain plants, used to obtain plants from stem cutting. सेम वही है जो मैंने जस्ट अभी बताया आपको, from stem कटिंग. किस स्टेम को छोटा सा कट करके इससे पूरा प्लांट ग्रो करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन.
ठीक है। वो उसमें थोड़ा सा हमें क्या डालना होगा, ऑक्सीजन, या फिर हम उसे उस पार्ट से कट करें जहाँ पे उस पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। मीनवाइल से उसको मेरिस्टेमेटिक रीजन से हम कट करें, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, 2,4, मैंने आपको कल टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन भी बताया था बेटा, 2,4-D, 2,4,5-T, used as weedicides, used as weedicides। weedicides से आप क्या समझते हैं, जो कीटनाशक होता है, जो साइज हमारी क्रॉप के साथ छोटी छोटी घास उग जाती है ना, जैसे ग्रीन ग्रास छोटी छोटी से उग जाती है और वो क्या करती है, सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेती है, तो जो हमारी क्रॉप होती है उसको वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो जो हमारे 2,4-D और 2,4-T ऑक्सीजन टाइप हैं, ये एज ए वीडिसाइड हम इसको यूज करते हैं, मतलब कि उन छोटी छोटी ग्रास को किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। किल डाइकॉट्स, ठीक है ना, मतलब क्या है इसका, किल्स डाइकॉट्स। हमारे 2 टाइप्स ऑफ प्लांट होते हैं, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। तो ये डाइकॉट्स को किल कर देता है क्योंकि क्या होती है, ब्रॉड लीव वीड्स, जितने भी ब्रॉड लीव होंगे, जितने भी डाइकॉट्स हैं उनकी लीव्स कैसी होती है, बहुत ब्रॉड होती है, ठीक है। ब्रॉड लीव्स वीड, वो वीड जिसकी लीव्स कैसी है, बहुत ब्रॉड है, और डाइकॉट की भी लीव्स कैसी होती है, काफी ब्रॉड होती है। नेक्स्ट जो इसमें रहेगा वो क्या रहेगा, डोंट कॉज डैमेज टू मोनोकोट्स, क्योंकि मोनोकोट्स की जो लीव्स होती है वो वाइडर होती है, बहुत सॉरी नैरो होती है, ठीक है। डोंट कॉज डैमेज टू मोनोकोट्स, टू मोनोकॉट्स, ओके। तो ये से कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। सबसे पहले हम इसको इसमें यूज करेंगे बेटा, टिश्यू कल्चर में यूज करेंगे, ठीक है, इसमें यूज करेंगे इसको टिश्यू कल्चर में। टिश्यू कल्चर के बाद किस पे यूज करते हैं, अगर हमें स्टेम कटिंग से कोई प्लांट ग्रो करना है, ठीक है, स्टेम कटिंग से हमें कोई प्लांट ग्रो करना है तो भी हम किसका यूज करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं। फॉर वेडिसाइड्स टू किल वेड्स, ठीक है, वीड्स को किल करने के लिए भी हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। डाइकॉट्स या फिर जितने भी वीड्स हैं जो ब्रॉड लीव्स हैं, उससे क्या होगा, ब्रॉड लीव से मतलब क्या है कि उस पर तो सारी सनलाइट ब्रॉड लीव्स एब्जॉर्ब कर लेंगी ना, नीचे जो भी क्रॉप है उसमें तो सनलाइट आ ही नहीं पाएगी, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं होगा कंप्लीट, ओके। लेकिन ये मोनोकोट्स को कोई भी हार्म नहीं करता है, ओके, क्लियर है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। नाउ देयर आर फर्दर एप्लीकेशंस ऑल्सो। चलिए अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। कटिंग द टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम, बाय कटिंग द यूज्ड फॉर cutting the roots and shoots, roots and shoots। Meanwhile देखो एक इसको इससे मतलब क्या है, help in formation of hedge, help in formation of hedge and also useful in bonsai making, bonsai मेकिंग, बॉन्साई बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब आप लोग पूछोगे मैम ये हेज और बॉन्साई क्या होता है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो बेटा बॉन्साई और हेज होता क्या है, जो साइंटिस्ट होते हैं वो किसी भी प्लांट के रूट और स्टेम को कट करके, ठीक है, उसे न्यूट्रिशन मीडियम में, न्यूट्रिएंट मीडियम में डिप करके रख देते हैं। जब उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या करके रखते हैं, डिप करके रखते हैं, तो कुछ ऑक्सीजन भी डाल देते हैं। और होता क्या है कि ये क्या है, टिश्यू कल्चर है। तो एक छोटे से एरिया में सपोज कीजिए जितना आपका ये है, ठीक है, ये पार्ट है, ये चॉक बॉक्स दिख रहा है, तो इसमें ही पूरे से पूरा फॉरेस्ट होता है ना, पूरा घना जंगल होता है, इतने से एरिया में ही पूरा घना जंगल बन जाएगा, ठीक है। और खास बात क्या होगी, उसमें फोटोसिंथेसिस भी होगा, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसलोकेशन,
सर्कुलेशन सब कुछ होगा उसमें, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट सब कुछ होगा। सिर्फ एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। जब इतने से ही एरिया में पूरा जंगल खड़ा हो जाता है उसको हम कहते हैं बॉन्साई। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं बॉन्साई, और वो काफ़ी घना होता है ना, उसको कहते हैं हेज। हेल्पिंग फॉर्मेशन ऑफ हेज मतलब एक घना जंगल बनाने के लिए, ठीक है। बॉन्साई क्या होता है, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें हम किसका यूज़ करते हैं बेटा, ऑक्सिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हेज एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्साई। चलिए आगे करते हैं। मेक मोर फ्लावर, मैंने बताया था प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। तो मोर फ्लावर इन पाइनएप्पल, अगर ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएंगे, इस पे फ्रूट्स आएंगे। ओके, मोर फ्लावर इन पाइनएप्पल, मोर फ्लावर इन पाइनएप्पल, as a result more fruits। जितने ज़्यादा फूल होंगे उतने ज़्यादा फल होंगे, ठीक है। टू ऑब्टेन सीडलेस फ्रूट, क्योंकि पार्ट में मैंने आपको टोमेटोज में बताया था कि टोमेटोज कैसे होंगे फिर सीडलेस। टू ऑब्टेन सीडलेस फ्रूट्स, अगर वो एक भी सीडलेस कर सकता है तो वो बाकी में भी सीडलेस कर सकता है। प्रिवेंट प्रीमेच्योरली, प्रिवेंट प्रीमेच्योर लीफ फॉल एंड फ्रूट फॉल, लीफ फॉल एंड फ्रूट फॉल। ओके बेटा, ये दो या किस किस के एप्लीकेशंस रहेंगे ऑक्सिन के। हम ऑक्सिन को प्लांट से आइसोलेट करके इन सब फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन सब एक्टिविटीज़ को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सिन्स का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए इसके बाद आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट हार्मोन आएगा, दैट इज जिबर्लिक एसिड और जिबर्लिन, ठीक है। उसमें भी हम पहले इसका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, देन फंक्शन एंड आफ्टर दैट देयर एप्लीकेशंस, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। हो गया है। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं जिबर्लिक एसिड को। Second hormone would be जिबर्लिक एसिड और जिबर्लिन, ठीक है। रिप्रेजेंटेड है GA। मैंने आपको बताया था ये किसका डेरिवेटिव होता है, किससे मिलके बनता है ये, उसके बारे में खास बात देख लीजिए क्या होती है, डेरिवेटिव्स ऑफ टर्पीन्स का डेरिवेटिव होता है। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करते हैं तो देखो क्लास जापान में हुआ क्या था, वहाँ पे राइस की क्रॉप होती थी, चावलों की फसल उगती थी वहाँ पे। तो क्या हुआ एक बारी कि जो फसल थी, ठीक है, नॉर्मल साइज क्या होता है फसल का, जो चावल की फसल होती है, जो धान की फसल होती है 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। बट
उस दौरान क्या हुआ, जो ग्रोथ रही, ये आपके सेंटीमीटर में रही बेटा, वो रही 5 to 7 फीट, ये बिल्कुल 3 फीट होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो रही 5 to 7 फीट रही। मतलब जो फसल थी वो काफ़ी, जो धान था वो काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया, काफ़ी ऊंचा हो गया। पहले तो जो वहाँ के किसान थे, जापान के जो फार्मर्स थे, वो बहुत ही खुश हुए कि हमारी फसल इतनी अच्छी हुई है कि उसमें इतना ज़्यादा धान होगा, इतना ज़्यादा उसमें चावल होंगे। लेकिन हुआ क्या बाद में कि देखो, हर चीज़ की कैपेबिलिटी होती है, एक टॉलरेट करने की क्षमता होती है। वो जो क्रॉप थी वो हद से ज़्यादा बड़ी हो गई, और हद से ज़्यादा बड़ी होने की वजह से जैसे ही उसने थोड़ा सा ग्रो किया वो नीचे झुक गई, उसने थोड़ा सा नीचे ग्रो किया वो झुक गई, उसने ग्रो किया वो झुक गई नीचे, और नीचे झुकते ही सारी फसल क्या हो गई, खराब हो गई। ठीक है, क्या हुआ, नीचे झुकते ही सारी फसल खराब हो गई। तो यहाँ से इस कंसेप्ट से किसकी डिस्कवरी शुरू हुई, जिबर्लिन की। ठीक है, और जब बाद में देखा गया कि भाई इसका रीज़न क्या है, क्यों ये क्या हो रही है, ये इतनी बड़ी किस वजह से हो गई, ऐसा क्या हुआ कि जो फसल थी वो इतनी बड़ी हो गई, तो पाया गया कि उसमें वो जो फसल है वो एक फंगस से इन्फेक्टेड है, एक फंगस ने उस पर इन्फेक्शन कॉज कर दिया है, और उस फंगस का नाम क्या था, जिब्रेला फ्यूजिकोरिया। क्या नाम था बेटा उसका फंगस का, जिब्रेला फ्यूजिकोरिया उस फंगस का नाम था। ठीक है, और फिर यही से ही क्या नाम आ गया, जब उसको मतलब स्टडी किया गया तो उसमें पाया गया कि ये जो फसल है वो एक फंगस से इन्फेक्टेड है। ठीक है, क्या है, उस एक फंगस से इन्फेक्टेड है, और फंगस कौन सी है, वो जिब्रेला फ्यूजिकोरिया। और जिब्रेला में भी फिर जब उसको स्टडी किया गया, मतलब जिब्रेला फंगस की जब स्टडी की गई तो देखा उसमें ऐसा क्या केमिकल है, क्या सब्सटेंस है जो ये बीमारी कॉज कर रहा है। तो उसमें जो एक्टिव सब्सटेंस पाया गया वो आपका पाया गया जिबर्लिन। क्या पाया गया, जिबर्लिन, और जिबर्लिन को ही हम क्या कहते हैं बेटा, जिबर्लिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ जिबर्लिन्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ जिबर्लिन हैव बीन एग्जिस्ट इन नेचर। तो चलिए अब हम इसको ही स्टडी करते हैं आगे, जिबर्लिन को। लेट मी रेज दिस। किसमें स्टडी किया गया इसको, राइस सीडलिंग। राइस सीडलिंग में स्टडी हुई तो क्या पाया गया, ये जो राइस सीडलिंग है ये क्या है, इन्फेक्टेड बाय फंगस, इन्फेक्टेड बाय फंगस। ओके, ये फंगस से क्या है बेटा, इन्फेक्टेड है। और जब उस फंगस की स्टडी की गई कि भाई कौन सी फंगस है, तो पाया गया कौन सी फंगस होती है, ये जिब्रेला फ्यूजिकोरिया, जिब्रेला फ्यूजिकोरिया। ठीक है, और जब जिब्रेला फ्यूजिकोरिया की स्टडी की गई, भाई इसमें हर मेटाबॉलिक रिएक्शन में काफ़ी सारे केमिकल्स कंपाउंड्स बनते हैं, टूटते हैं, तो इसमें ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो क्या कर रहा है बेटा, ये बीमारी कॉज कर रहा है, डिजीज कॉज कर रहा है प्लांट्स में। तो जो एक्टिव सब्सटेंस पाया गया, एक्टिव सब्सटेंस वुड बी जिबर्लिक एसिड, जिबर्लिक एसिड, और जिबर्लिक एसिड को क्या कहते हैं, जिबर्लिन भी कहते हैं। Hundreds of ziberlic acid have been exist in nature. Hundreds of ziberlic acid has been exist in nature. ठीक है, hundreds of ziberlic acid एग्जिस्ट इन नेचर। बात आती है, जैसे हमने ऑक्सीजन को देखा था कि ऑक्सीजन सबसे पहले कैसे आइसोलेट हुआ, किसने किया, तो ये बात हमारी किसके लिए आती है, जिबर्लिन के लिए भी आती है। ठीक है, Ga3 इज वन ऑफ द फर्स्ट आइसोलेटेड एंड मैक्सिमम यूज्ड जिबर्लिक एसिड। ठीक है, कौन सा जिबर्लिन किस तरह यूज किया गया है, Ga3। जिबर्लिक एसिड के भी काफी सारे टाइप्स होते हैं, तो इसमें ही Ga3 इज वन ऑफ द
is one of the first isolated जिबर्लिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहली बार आइसोलेट किया गया जिबर्लिक एसिड वो कौन सा था? Ga3। Ga3 इज द फर्स्ट आइसोलेटेड जिबर्लिक एसिड। ओके, तो ये सब बातें किसके लिए थी हमारी? द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जिबर्लिक या फिर जिबर्लिक एसिड। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आएगा वो उसके फंक्शंस आएंगे और एप्लीकेशंस आएंगे। इसके फंक्शंस क्या होते हैं और एप्लीकेशंस क्या होते हैं। चलिए क्लास, अब हम डिस्कस करेंगे जिबर्लिक एसिड के फंक्शन। बट इससे पहले आप जितना मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है आप ये सब लिख लीजिए अपनी नोटबुक्स में, और स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले लीजिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको हर चैप्टर को 50% कंप्लीट होती है उसके PDF सेंड कर रही हूँ, तो प्लीज़ वो PDF बना लेना। ठीक है, मुझे बताया आप लोग खुद से तो कर नहीं रहे होंगे, सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट्स हैं जो कर रहे होंगे। जैसे वंशिका ने तो सारा काम पूरा ही किया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर इसके फंक्शन डिस्कस करें। ओके, आज की क्लास में एटलीस्ट हम ये तो खत्म कर ही दें, बाकी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे फंक्शंस क्या होते हैं इसके। प्रमोट्स इलोंगेशन ऑफ स्टेम, इलोंगेशन ऑफ स्टेम। ठीक है, स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करने में कौन यूजफुल है? जिबर्लिक एसिड। ऑक्सीजन तो है ही, लेकिन जो ऑक्सीजन एक्टिवेट होता है वो अंडर प्रेजेंस ऑफ जिबर्लिक एसिड होता है। अगर जिबर्लिक एसिड नहीं है तो ऑक्सीजन भी काम नहीं करेगा। ठीक है, मीनवाइल एक्सिस इलोंगेशन, मीनवाइल एक्सिस इलोंगेशन, एक्सिस इलोंगेशन में ही क्या करता है? हेल्प करता है। तो नेक्स्ट, प्रमोट माल्टिंग प्रोसेस। ठीक है, माल्टिंग प्रोसेस को भी क्या करता है? प्रमोट करता है। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, यस क्लास, सो हम कहाँ पे थे? प्रमोट्स माल्टिंग प्रोसेस। अभी माल्टिंग क्या होता है? माल्टिंग का मतलब होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड इन मॉइस्ट एयर, इन मॉइस्ट एयर। ठीक है, तो नमी में बीज को अंकुरित होने में कौन हेल्प करता है? जिबर्लिक एसिड हेल्प करता है। जब नमी होती है मौसम में, उस टाइम जो बीज अंकुरित होता है वो किसकी वजह से होता है? बेटा जिबर्लिक एसिड की वजह से। नेक्स्ट होता है डिले सेंसेशन, डिले सेंसेशन, सेंसेशंस, सेंसेशंस का मतलब क्या होता है? एजिंग इन प्लांट्स। क्लास, अगर आप लोगों को थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है तो आप ना कर सकते हैं कि जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो बूढ़े के बाद जो अल्टीमेट स्टेज आती है वो डेथ आती है। ठीक है, तो अगर प्लांट्स में बूढ़े हो गए, उनकी ज़्यादा हो जाती है तो उनकी भी डेथ हो जाएगी। ठीक है,
वो वीक पड़ जाएंगे, न्यूट्रिशन कम होने लगेगा, फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जिबरेलिक एसिड क्या करता है, उनकी जो एजिंग है उसको डिले कर देता है। मतलब कहते हैं ना बढ़ती उम्र में समझीदा है, तो ये कुछ बस वही वाला सीन है कि उनकी जो एज है उसकी बढ़ती एज को रोक देता है। बहुत स्लो एज तो बढ़ती है लेकिन बहुत स्लोली बढ़ती है उनकी एज, ठीक है। और किसमें हेल्प करता है ये, इंक्रीज सीड मैच्योरिटी, इंक्रीज सीड मैच्योरिटी, सीड को मैच्योर होने में, जल्द से जल्द उसको पकने में, राइप होने में जो हेल्प करता है वो क्या कौन सा होता है, जिबरेलिन होता है, हेल्प इन बोल्टिंग। अब आप पूछोगे कि मैम ये बोल्टिंग क्या होता है, तो देखो बोल्टिंग क्या होता है, एक तरह से इंक्रीज इन द नंबर ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। जब इंक्रीज इन नंबर ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड, इससे क्या होगा, जितने ज़्यादा इंटरनोड्स होंगे, जितने ज़्यादा नोड्स होंगे उतनी ज़्यादा लीव्स आएंगी, उतने ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी, और जितने ज़्यादा लीव्स होंगे उतने ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। प्लांट जितनी ब्रांचेस होंगी उतने ही वो फ्रूट देगा, उतने ही वो फ्लावर देगा, ठीक है। सारे ही प्रोसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे इन नंबर, ओके। तो ये कुछ फंक्शंस थे बेटा हमारे, किसके थे फंक्शंस, ये हमारे ये फंक्शंस हमारे होते हैं जिबरेलिक एसिड के। इसके बाद आती है जिबरेलिक एसिड की एप्लीकेशंस की, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। तो चलिए इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। क्या होती है, सबसे पहले होता है इलोंगेशन ऑफ ग्रेप एक्सिस, ठीक है। इसको इरेज कर दूं, चलिए आप लोग उस पर लिख लीजिए। क्लास एप्लीकेशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, वरना फिर वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको देखने में भी प्रॉब्लम होगी और वीडियो को अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम आएगी, ओके। तो चलिए आज क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज हम हमारा इतना ही रखते हैं, बाकी सब हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप उसको ध्यान से पढ़िए, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। एग्जाम सबको भी ना ऑनेस्टली लेने हैं, ठीक है। उनसे कोई भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे पूछ सकता है। Focus on your exams. So students, next क्लास में हम जिबरेलिक एसिड की एप्लीकेशंस, देन साइटोकाइनेसिस हार्मोन, साइटोकाइनेसिस की डिस्कवरी एंड आफ्टर दैट इसके फंक्शन एंड एप्लीकेशंस कर लेंगे, ठीक है। विद इन 2 और 3 वीडियोस ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जितना पढ़ाऊंगी, जो पढ़ाऊंगी उतना ही एग्जाम्स में आएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी एग्जाम्स में नहीं आएगा, नाइदर इन योर यूटी एंड नॉर इन योर एनुअल एग्जाम्स, ओके। सो स्टूडेंट्स कीप सेफ, बी सेफ, take care of yourself, your parents and your families as well, okay. Thank you my dear students, have a nice day ahead.